शुरुआत करेंगे बाजार में आज हुए कारोबार के साथ, जहां आज हमने सुस्ती देखी, लेकिन इसके बावजूद लगातार चौथे दिन बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा है। और निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें, मामूली बढ़त हालांकि ये लेकर बंद हुए हैं। निफ्टी करीब 85 पॉइंट, लेकिन मिड कैप शेयरों की पिटाई आज भी हमने जारी देखी है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज ऑटो और चीनी शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी का आलम रहा है। हालांकि कई मिड कैप नतीजों ने आज निराश भी किया है, लेकिन अब कल के लिए बाजार क्या क्या फोकस में लेकर चलेगा, इस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र, बाजार की नजर कल कहां होगी, क्या क्या ट्रिगर है कल बाजार के लिए? देखिए, कल का सेशन एक बार फिर से अगर आप देखें काफ़ी क्रिटिकल सेशन रहेगा। जैसा कि वो निफ्टी अपना दायरा ऊपर की तरफ नहीं तोड़ पा रहा है 10,980 का, तो एक बार फिर से कल नज़र रहेगी कि बदले हुए सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि कल कुछ अच्छे नतीजे आ सकते हैं, आने हैं, और साथ ही साथ आरबीआई की बैठक से पहले, पॉलिसी से पहले क्या बाजार एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देगा और द हायर साइड, ये सबसे बड़ी अगर आप देखें चीज़ होगी कल के लिए। तो 10,980 क्रिटिकल लेवल रहेगा। और अगर आप देखें कल अर्निंग्स के लिहाज से अगर आप देखें काफ़ी बड़ा दिन रहेगा, जिसमें कुछ दिग्गज कंपनियां जैसे कि अदानी पोर्ट्स, JSW स्टील और सिप्ला के नतीजे आने हैं, इन पर नज़र रहेगी स्ट्रीट की। और अगर मैं कुछ मिड कैप कंपनियों की बात करूं तो यहाँ पर अदानी पावर, इलाहाबाद बैंक, आर्ची, CG पावर, कमिंस इंडिया, ग्रेफाइट, वोडाफोन आइडिया, IGL, लुपिन, मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, PTC और TBZ और वेंकीज़, ये कुछ नतीजे आने हैं जो बाज़ार के दौरान आएंगे। और साथ ही साथ याद रखिए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, तो उस पर नज़र रहेगी बाज़ार की। हालांकि आउटकम तो अगर आप देखें 7 को आना है 11:45 पे, लेकिन पूरा वक्त अगर आप देखें बैंकिंग स्टॉक्स पे, लार्ज कैप बैंक्स पे, HDFC, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक पे नज़र रहेगी। अच्छा, कल बॉश का बायबैक ओपन होगा। याद रखिए 2157 करोड़ रुपए का ये बायबैक, लगभग ऑफर प्राइस जो है, टेंडर प्राइस जो है इसका, वो है 21,000 रुपये का। 21,000 रुपये का, इस पर नज़र रख के चलनी है आपको। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इवेंट वही रहेगा निफ्टी पर 10,980। और याद रखिए बैंकिंग स्टॉक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे पॉलिसी से पहले, और निफ्टी बैंक के लिए कल का सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा 27,500, जो कि बजट स्पीच के दौरान निफ्टी बैंक का हाई था। हमने जो बजट के बाद एनालिस्ट से बात की थी, डेरिवेटिव एनालिस्ट से बात की थी, सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा निफ्टी बैंक के लिए कल 27,550 का। इसको वो अगर वॉलेट करता है ऑन द हायर साइड, तो एक सब्सटेंशियल, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। शुक्रिया वीरेंद्र तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन कल की तैयारी आपको हम आज कराते हैं, और ऐसे में हमारे आज के मेहमान जुड़ गए हैं। आज हमारे साथ शो पे जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। मयूरेश, स्वागत है आपका। और आज भी हमने बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा कारोबार के दौरान, लेकिन हरे निशान में बंद हुए हैं निफ्टी और सेंसेक्स। लेकिन ये बताएं कि मिड कैप्स में क्या चल रहा है, लगातार इनकी पिटाई हो रही है। इवनिंग कविता जी, आई थिंक अगर आप इंडेक्स देखें और मिड कैप का परफॉर्मेंस देखें तो इंडेक्स डेफिनेटली इज इन पॉजिटिव टेरिटरी। हालांकि आई थिंक जो मिड कैप इंडेक्स है, अगर हम निफ्टी मिड कैप की बात करें तो ईयर टू डेट इज डाउन ऑलमोस्ट 21%। स्मॉल कैप का तो उससे भी बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक मार्केट का कॉन्फिडेंस है वो आई थिंक लार्ज कैप की तरफ बरकरार है। एंड इवन विद इन लार्ज कैप्स आई थिंक 8 या 10 चुनिंदे स्टॉक्स चले हैं। तो आई थिंक बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रही है इन द ईयर गॉन बाय। राइट, लेकिन इसके अलावा कल नतीजों के लिहाज से काफ़ी अहम दिन रहने वाला है। बैंक निफ्टी पे आपकी खास नज़र रहेगी कल, मयूरेश? बिल्कुल कविता जी, क्योंकि परसों आरबीआई पॉलिसी है, क्या निर्णय निकल के आता है, आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल होगा मार्केट्स के लिए। मार्केट्स यही मान के चल रहा है कि आई थिंक जो पॉलिसी में होगा, आई थिंक एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया जाएगा। बट अगर एक रेट कट आता है तो आई थिंक सोने पे सुहागा होगा। तो मार्केट्स विल एंजॉय इफ अ रेट कट डज कम थ्रू, और ऑब्वियस रिएक्शंस आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स देंगे। तो आज जैसे बैंकिंग स्टॉक्स की रिएक्शन थी, आई थिंक एक मोमेंटम कल भी शायद बरकरार रहे। एंड इफ द आरबीआई गवर्नर ऑब्लाइजेस, एज आई सेड ऑन थर्सडे, ये रैली शायद एक्सटेंड हो ड्यूरिंग द वीक एज वेल। ऑलराइट, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिनेरियोज कंसिडर करना चाहूँ कि रेट्स अनचेंज रहें या थोड़ी सी कटौती होती है, तो हम क्या लेवल्स देखेंगे मेजर इंडाइसेस में, मयूरेश? तो
तो जहां तक आई थिंक इंडाइसेस का सवाल है, मार्केट्स का सवाल है, कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स हैव जस्टिफाइड द फैक्ट कि पॉलिसी का जो स्टांस है वो न्यूट्रल पे आ जाएगा एंड देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ अ डविश कमेंट्री कमिंग थ्रू। बट अगर रेट ऑब्लिगेशन भी आता है, से 25 बिप्स कम्स थ्रू, आई थिंक द मार्केट्स विल रिएक्ट वेरी वेरी पॉजिटिवली। तो आई थिंक बैंक इंडेक्स तो आई थिंक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा ही करेगा, बट क्योंकि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट निफ्टी इंडेक्स में भी आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स हैं, शायद निफ्टी में भी उछाल देखने मिले इफ दिस हैपेंस। ऑलराइट, और चलिए बाजार की नज़र तो कल वैसे इन तमाम ट्रिगर्स पर रहेगी ही, नतीजों पर भी रहेगी, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज बाजार बंद होने के बाद कुछ अहम खबरें आई हैं मयूरेश, उस पर आपका टेक लेंगे। सिर्फ चीनी कंपनियां ही नहीं बल्कि गैर चीनी कंपनियों को भी एथेनॉल प्लांट लगाने पर सॉफ्ट लोन अब मिल सकेगा। और सीएनबीसी आवाज़ को एक्सक्लूसिव खबर जो मिली है उसके मुताबिक चीनी और गैर चीनी कंपनियों को करीब 12,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने कल मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट से मिलने की संभावना है। साथ ही कर्ज पर ब्याज में 6% तक की सालाना छूट भी संभव है। ये छूट 5 साल के लिए मिल सकती है। आपको बता दें कि कुल 12,000 करोड़ सॉफ्ट लोन मुहैया कराने का प्रस्ताव भी है। मयूरेश, कल इन प्रस्तावों में की कैबिनेट में चर्चा होगी, कैसे देखते हैं आप इन प्रस्तावों को पूरे सेक्टर के लिहाज से? तो आई थिंक ये प्रस्ताव अगर पास होते हैं तो ऑब्वियस एक पॉजिटिव रिएक्शन देखी जाएगी शुगर सेक्टर के लिए। क्लियरली अगर हम एस्टिमेट देखें, इसमा के एस्टिमेट्स 30-31 मिलियन टन्स के हैं ये वर्ष के लिए, कंजम्पशन पैटर्न्स 25-26 का अनुमान लगाए, 3 मिलियन टन एक्सपोर्ट्स का, तो जो कैरी ओवर इन्वेंट्री होगी अगले शुगर सीजन के लिए काफी कम होने वाली है। दूसरा आई थिंक जो शुगर प्राइसिंग को रिलेटेड आई थिंक एक दबाव बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ शुगर कंपनीज बैलेंस शीट, और जो इनको ड्यूज क्लियर करने हैं ऑलमोस्ट 19,000-21,000 और करोड़, आई थिंक ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एक्चुअली मूविंग हायर इफ दे डू। और ऑब्वियसली आई थिंक ये सॉफ्ट लोन्स आर गोइंग टू हेल्प देम। एथेनॉल का जो हमने रिजल्ट्स देखे अब तक चीनी कंपनी के लिए, आई थिंक दे हैव हेल्प देम सिग्निफिकेंटली। और जैसे ओएमसीज की बाइंग चल रही है, मुझे लगता है आई थिंक एथेनॉल प्राइसिंग स्पेशली आई थिंक जो बी ग्रेड मोलासिस और सी ग्रेड मोलासिस की प्राइसिंग है, ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाती है चीनी कंपनीज के बैलेंस शीट के ऊपर। तो शुगर साइकिल डेफिनेटली टर्न होगा अगले सीजन में। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक जो चुनिंदा शुगर कंपनीज है जिन्होंने आई थिंक एथेनॉल प्लांट लगाए हैं या कैपेसिटीज बढ़ा रही हैं, वहां पे एक इंक्रीमेंटल वैल्यू एडिशन और कैश फ्लो इक्रीशन जरूर देखने मिलेगा। तो यू कैन सी पॉजिटिविटी हैपनिंग फॉर स्टॉक्स लाइक अदामपुर, बलरामपुर चीनी और इवन डीसीएम श्रीराम विच वी ओन इन आवर फंड्स। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और कई सारे नतीजे बाजार बंद होने के बाद जो आए हैं उन पर एक एक करके आपकी राय लेते हैं। मयूरेश, सबसे पहले जुबिलेंट फूड की हम बात करेंगे। यहाँ पर इनसे जुड़ी खबर जो आई है वो आपको बता दें कि जुबिलेंट फूड ने रॉयल्टी पेमेंट को मंजूरी यहाँ दे दी है। FY20 से लगभग 1/4% रॉयल्टी यहाँ दी जाएगी और जुबिलेंट फूड फाउंडर ग्रुप कंपनी को रॉयल्टी देगी। कैसे देखते हैं आप इस खबर को? कहीं ना कहीं आई थिंक ये खबर की वजह से आई थिंक स्टॉक प्रेशर में था। दूसरा आई थिंक जो एक एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज की वजह से एक इनको पेनल्टी लगी थी, उसकी भी एक वजह थी आई थिंक दैट द स्टॉक हैड प्रॉब्ली करेक्टेड। बट कहीं ना कहीं आई थिंक कोर फंडामेंटल्स में आई थिंक नंबर्स वर वेरी वेरी गुड। तो एसएसजी ग्रोथ जो आई थी 14% पे बहुत बढ़िया थी। एबिटा मार्जिन दैट 18% वर वेरी गुड, और जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में 16% की हमने बढ़त देखी थी वो भी बहुत बेहतर थी एज कम्पेयर टू मार्केट एस्टिमेट। डंकिंग डोनट्स हैज ब्रोकन इवन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक फंडामेंटली आई थिंक द कंपनी इज ऑन अ साउंड ट्रैक। हालांकि आई थिंक these news will probably keep the stock in soft hands, और कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस रहेगा और वैल्यूएशंस भी थोड़े महंगे साइड पे हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक्स को आई थिंक थोड़ा सेटल होने देना चाहिए। आई थिंक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, प्रॉब्ली लेट द स्टॉक करेक्ट, क्योंकि अगर स्टॉक करेक्ट भी होता है तो वैल्यूएशंस थोड़े सस्ते हो जाएंगे एंड लेट दिस न्यूज गेट डाइजेस्टेड बाय द मार्केट इटसेल्फ। ऑलराइट मयूरेश, आगे अगर हम बढ़ें तो आरबीआई ने यहाँ पर कंप्लायंस रेगुलेटरी डेफिशिएंसीज के चलते 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। सिंडिकेट बैंक पे यहाँ पे लगाया गया है जुर्माना लगभग 1 करोड़ का। एक्सिस बैंक पर 2 अलग अलग मामलों में 2.2 करोड़ के आसपास का जुर्माना लगाया है। साथ ही यहाँ पर चेक के जरिए पेमेंट के नियमों के उल्लंघन को लेकर टोटली रेगुलेटरी कंसर्न्स जो आए हैं उनको लेकर लगाया गया है जुर्माना। आरबीआई के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? I think in the normal course of transactions, I think RBI does, as a regulator, fine if some compliances have not been adhered to. तो कहीं ना कहीं I think एक normal course of transactions है between the regulator and the banks. और जो amount involved है इसमें I think it's not something which is of a grave nature. दूसरा I think जो I think default का nature है वो देखना पड़ेगा कि whether it's
not something to do with a serious nature offense. तो कहीं ना कहीं I don't think that this news has a significant impact if these two news items are not what I'm thinking about. तो largely I think जो corporate facing banks है, जैसे आपने एक्सिस बैंक का जिक्र किया, I think वहाँ जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है फाइनेंशियली, जो इन्वेस्टर्स के पास है बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए. PSU बैंक्स में I think मैं थोड़ा सिलेक्टिव रहूंगा and I'll go with the large cap names at this point of time. आगे बढ़ते हैं और नतीजों की बात करते हैं. टेक महिंद्रा के नतीजे जो आए हैं वो अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं. तीसरी तिमाही में डॉलर आए लगभग 121 करोड़ से कुछ ज़्यादा, 121 करोड़ 0.8 करोड़ डॉलर से बढ़कर 126.1 करोड़ डॉलर रही है. वहीं हम कांस्टेंट करेंसी की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 4.3% रही है. ओवरऑल आय भी यहाँ पर आय का आंकड़ा आया है 8,944 करोड़ पर और अनुमान लगभग उतना ही था, 8,926 करोड़ के आसपास था. इनलाइन लग रहे हैं टेक महिंद्रा के नतीजे, मयूरेश? यस एब्सोल्युटली. और मेरे ख्याल से आई थिंक जो डॉलर आए हैं और कांस्टेंट करेंसी आए हैं थोड़ी बेहतर है उम्मीद से. दूसरा आई थिंक जो इनके इबिट और इबिट मार्जिन है आई थिंक दे आर ऑल्सो टैड बिट बेटर देन व्हाट द स्ट्रीट हैड एक्सपेक्टेड. और जो इनका क्लाइंट एडिशंस हैं जो आई थिंक वैल्यू एक्रीशन हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ न्यू क्लाइंट्स एडेड. एट द सेम टाइम आई थिंक जो इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बिकॉज ऑफ 5G, क्योंकि टेलीकॉम स्ट्रोक कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट इज 43-44% टॉप लाइन का, और ये बहुत बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर हो सकता है आगे जाते वक्त. विथ मोर क्लाइंट एडिशंस कमिंग आई थिंक एक अर्निंग्स प्रोफाइल में भी सुधार देखने मिलेगा. एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी जो इनका एंटरप्राइज कारोबार है वहां पे भी एक ग्रेजुअली एंड अ स्टेडी रिकवरी देखने मिले. अट्रिशन थोड़ा हायर लेवल पे है बट आई थिंक दैट ऑल्सो कैन बी मैनेज गोइंग फॉरवर्ड एज यूटिलाइजेशन लेवल इंक्रीजेस एंड द ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंप्रूव्स. तो यस आई थिंक बेहतर नतीजे थे मेरे अनुमान में. स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा. जो निवेशकों के पास ये स्टॉक है बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. HPCL के नतीजों की बात करते हैं जिन्होंने निराश किया है और अनुमान भी कुछ ऐसा ही था कि निराश करने लायक नतीजे आएंगे. 7.3% यहाँ पर मुनाफा घटा है. मार्जिन तो लगभग 4.5% से घटकर 1.3% पर ये आंकड़ा आया है. मयूरेश? नहीं, एक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल थी और कहीं ना कहीं जो हमने क्रूड प्राइस मूवमेंट देखी थी पिछले तिमाही में ये बिल्कुल प्ले करने वाली थी नंबर्स पे. आई थिंक इफ वन रियली अकाउंट्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री लॉसेज आई थिंक जो एक रिफाइनिंग मार्जिन पे दबाव था क्योंकि क्रैक स्प्रेड्स गैसोलीन की आप बात करें तो डेफिनेटली लोअर साइड पे थे. गैस ऑयल के आई थिंक थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर दिखी थी बट ओवरऑल प्रोडक्ट स्प्रेड्स पर आई थिंक ऑन द वीकर साइड. दूसरा आई थिंक जो थ्रूपुट की हम बात कर रहे हैं और मार्केटिंग मार्जिन वहां पे थोड़ा सुधार देखा है. बट जैसे केपेक्स कर रहे हैं और जो एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज आई थिंक ऑयल प्राइसिंग और रूपी डिप्रिसिएशन पे आई थिंक काफी निर्भर करती है. तो मेरे ख्याल से आई थिंक यस थोड़े निराशजनक नतीजे जरूर थे. वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है बट क्या अभी प्लंज लेना चाहिए स्टॉक्स में? मुझे लगता है थोड़ी राह देखनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं IDBI फर्स्ट बैंक के नतीजों पर. और मुनाफे से घाटे में IDBI फर्स्ट बैंक आता हुआ दिखाई दे रहा है. 150 करोड़ मुनाफे के मुकाबले 1540 करोड़ का घाटा आया है और ग्रॉस NPA 1.63% से सीधा बढ़ा है 1.97% पर. नेट NPA में भी इजाफा देखा गया है 0.95%. क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है. मयूरेश? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक ये सॉफ्टनेस इन नंबर्स इज कंटिन्यूइंग. आई थिंक जो हम 2-3 अहम मुद्दे देखते हैं बैंक के लिए, एक तो एसेट क्वालिटी कैसे पैन आउट हो रही है. आई थिंक वहां पे आई थिंक डिटेरियोरेशन अभी भी बरकरार है. दूसरा आई थिंक ओवरऑल बैलेंस शीट ग्रोथ कैपिटल एडिक्वेसी को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक वहां पे भी थोड़ी स्टिकी विकेट पे है क्योंकि एडवांसेस ग्रोथ विल अल्टीमेटली डिटरमाइन हाउ योर बैलेंस शीट एक्सपेंशन इज हैपनिंग. और तीसरा आई थिंक ये दो मुद्दों को लेकर आई थिंक जो क्रेडिट कॉस्ट होती है, कॉस्ट इनकम रेशियोज होते हैं वो अफेक्ट करते हैं आपके रिटर्न रेशियोज जो सबड्यूड रहते हैं. तो थोड़ा समय लगेगा इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट. तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी आर बेटर ऑफ एज आई सेड. जो प्राइवेट रिटेल कॉर्पोरेट बैंक्स हैं वो मेरे हिसाब से आई थिंक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं अगले 1 से 2 वर्ष में. ऑलराइट, अब कल का दिन नतीजों के लिहाज से काफ़ी अहम है. कल निफ्टी की 3 कंपनियां सिप्ला, JSW स्टील और अदानी पोर्ट्स के नतीजे आ रहे हैं. साथ ही IGL, यूपिन, कमिंस, सीमेंस और अदानी पावर जैसी कई मिड कैप कंपनियां भी नतीजे पेश करेंगी. और हमारे साथ अब जुड़ गए हमारे सहयोगी वरुण दुबे. वरुण, ये बताएं कि JSW स्टील, अदानी पोर्ट्स इनके नतीजों का अनुमान क्या कहता है? साल दर साल स्टील की कीमतें ज़रूर बढ़ी है लेकिन क्वार्टर वहाँ गिरावट देखने मिली है. इसके अलावा ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है तो रुपया काफ़ी कमज़ोर था, आपको याद होगा, तो उसका काफ़ी हद तक फ़ायदा कंपनी को मिलेगा. इसके लिए कुल आय में करीब 17-18% के आसपास की बढ़ोतरी होगी. लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि स्टील की कीमतें जो है वो क्वार्टर गिरी है तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा और कहीं ना कहीं उसके चलते जो मार्जिन एक कंपनी के वो प्रेशर में आते हुए दिखाई देंगे. करीब 1% के आसपास मार्जिन जो है
वो इस कंपनी के गिर सकते हैं और कंपनी का जो मुनाफा है उस पर भी इम्पैक्ट होगा। करीब 3% के आसपास की गिरावट कंपनी के मुनाफे में आपको देखने मिलेगी। अब बात करते हैं अडानी पोर्ट की, तो इस कंपनी का भी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमज़ोर रहेगा। दरअसल इस कंपनी का जो पोर्ट का कारोबार है वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, वहाँ करीब 7 से 10% के आसपास साल दर साल बढ़त होगी। लेकिन याद रखें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कारोबार है वहाँ से प्रेशर आएगा और इसी के चलते मार्जिन जो है वो कमज़ोर होंगे। 73% से गिर के करीब 70.8% के आसपास आ सकते हैं। वॉल्यूम्स इस कंपनी के काफ़ी बेहतर रहेंगे, खासकर मुंद्रा का जो कंटेनर ट्रैफिक है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, वहाँ करीब 7 से 12% के आसपास की ग्रोथ होगी। कार्गो और बल्क वॉल्यूम जो है वो भी अच्छे रहेंगे, तो इसकी मदद कंपनी के आय में आपको देखने मिलेगी, जहाँ करीब 4 से 5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और मुनाफा जो है उसमें करीब 18% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 1000 करोड़ से बढ़ के करीब 1180 या 1200 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो दोनों ही कंपनीज के जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर रहेगा, आय में काफ़ी हद तक वॉल्यूम्स की मदद मिलते हुए दिखाई देगी। शुक्रिया वरुण। मयूरेश, एक एक करके दोनों का ही अनुमान आप भी बता दें। सबसे पहले JSW स्टील का जो अनुमान पेश किया है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक आउटलुक होगा आई थिंक वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जैसे प्राइसिंग चल रही है आज की तारीख में और जो लैंडेड कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स हैं आई थिंक बहुत कुछ डिफरेंस रहा नहीं है, इसलिए जो कंपटीशन इंटेंसिटी इंपोर्ट से शायद आ सकती है, दैट इम्पैक्ट्स द ओवरऑल अर्निंग्स प्रोफाइल। दूसरा आई थिंक ये ट्रेड वॉर रिलेटेड जो फियर्स हैं, LME रियलाइजेशंस इटसेल्फ हैव गॉट ड्रैग डाउन। तो कहीं ना कहीं जब एक सोल्यूशन अगर आता है, जो 90 दिन का इन्होंने एक ट्रूस किया है, उसमें अगर सोल्यूशन निकलता है तो आई थिंक देयर माइट बी रिस्पाइट इन प्राइसेस, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल्स अभी भी आई थिंक लोअर लेवल्स पे। और तीसरा आई थिंक जो EBITDA पर टन है, कहीं ना कहीं आई थिंक वहां पे एक स्टेडी इंप्रूवमेंट आने की बहुत जरूरत है, अलॉन्ग विद यूटिलाइजेशन लेवल्स ऑफ ऑल इट्स प्लांट्स इंक्लूडिंग डोलवी। तो ये आई थिंक मैं जो वरुण के एनालिसिस है उससे सहमत हूँ। चलिए सीधा अब रुक करते हैं निफ्टी स्ट्रैटेजीज की ओर और पेश करेंगे निशान जैन की रणनीति, जो आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 10,900 का और टारगेट 10,990 का ये रेकमेंड कर रहे हैं। मनीष शर्मा की रणनीति पेश करते हैं, जो खरीदारी की सलाह आपको दे रहे हैं और लगभग 11,100 का टारगेट है, 10,900 का टारगेट माफ़ कीजिएगा स्टॉप लॉस रेकमेंड कर रहे हैं। विकास सालुखे की रणनीति भी खरीदारी की आ रही है, 10,870 का स्टॉप लॉस, 10,980 के टारगेट के लिए। टेक्निकल चार्ट्स में हेमंत कपाड़िया बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। कैडिला हेल्थ में 310 का टारगेट है, 319 के स्टॉप लॉस पर। डेरिवेटिव्स में आज चंदन तपाड़िया लेकर आए हैं। एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह, 765 का टारगेट है और 708 का स्टॉप लॉस ये आपको रेकमेंड कर रहे हैं। ये जानकारों की राय थी निफ्टी स्ट्रैटेजीज को लेकर, लेकिन अब वक्त हो गया है आज की वैल्यू पिक जानने का। मयूरेश बताएं, वैल्यू पिक के लिए कौन सा स्टॉक आप आज रेकमेंड कर रहे हैं दर्शकों को? कविता जी, जो स्टॉक मैं रेकमेंड कर रहा हूँ उसका नाम है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। तो इनके अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं जो आई थिंक बहुत अहम है इनके परफॉर्मेंस के लिए। FinOne Neo Cloud, जो एक क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है फॉर फाइनेंशियल कंपनी, स्पेसिफिकली NBFCs। तो ये स्पेसिफिकली आई थिंक टर्नओवर के हिसाब से लाइसेंसेस क्लाउड पे आई थिंक मैनेज करने को देती है NBFCs को, और जैसी इनकी ट्रेंड रही है आई थिंक दे आर एडिंग ऑन कस्टमर्स विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ। और ये बहुत ट्रेंडी है आज के तारीख में, क्योंकि आई थिंक क्लाउड सर्विसेज एंड डिजिटल सर्विसेज इज समथिंग दैट एवरीबडी इज सीकिंग। तो इन्होंने 13 क्लाइंट ऐड किए हैं थ्रू दिस प्रोडक्ट प्रोफाइल इटसेल्फ। दूसरा उनका प्रोडक्ट है FinAxia। अभी ये प्रोडक्ट जो है ये ग्लोबल ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल है, जहाँ पे ग्लोबल बैंक्स अपने फंड्स, रिसीवेबल्स और पेएबल्स को, लिक्विडिटी मैनेजमेंट को बहुत आसानी से मैनेज कर सकती है। इन वर्ल्ड वेयर यू गॉट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, आई थिंक ये बहुत अहम रहेगा इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट बेस अक्रीशन, और एडिशन भी अच्छी खासी हो रही है। अभी जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स का सवाल रहा है, अगर तिमाही बाय तिमाही में अगर कंपैरिजन करूँ तो पिछले तिमाही में लगभग 104 करोड़ का इन्होंने टॉप लाइन पोस्ट किया था, जो 126 करोड़ है। 9 month performance, I think last year to this year, they had posted around 300 crores in terms of top line, जो इस 9 months में almost around 357 odd crores। EBITDA margins की अगर बात करूं तो 9 months of last year EBITDA margins 14% के आसपास थे, जहां पे जबरदस्त सुधार हमने देखने मिला है अराउंड 17.68%। जो अर्निंग्स की मैं बात करूं, जो रिपोर्टेड EPS है लास्ट 9 मंथ्स के लिए 14.58 था, जो सुधर कर हो गया है ऑलमोस्ट 19.78। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी में हमने सुधार देखा है, ये 2 अहम मुद्दों के लिए, एक क्लाइंट एक्रीशन जो हो रहा है दोनों प्रोडक्ट्स के साइड पे, और दूसरा इनका केपेक्स इज ऑलमोस्ट ओवर। इसलिए जो भी वैल्यू एडिशन होगा
ये सीधा मार्जिन्स पे और बॉटम लाइन पे दिखेगा। जो कैश है इनके बैलेंस शीट में 480 करोड़ के आसपास है, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई ओपिनियन, एंड दैट इटसेल्फ गिव्स द इंटरनल स्ट्रेंथ फॉर ईदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ that the company seeks. और अहम मुद्दा in terms of valuations, I think valuations are very very reasonable at this point of time. और हमारे खुद के अनुमान में I think earnings growth can be in double digits, EBITDA margins can expand further, और जो earnings accretion bottom line पे दिखेगा मुझे लगता है काफी जबरदस्त रहेगा अगले 2 से 3 वर्षों में। तो मुझे लगता है I think इस स्टॉक में जबरदस्त पोटेंशियल है। एनी डिक्लाइन शुड बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। जो टारगेट हमने मेंशन किया वो आपकी स्क्रीन पे है। और राइट, तो न्यूक्लियोसॉफ्ट आपकी आज की वैल्यू पिक है, 440 का टारगेट आप दे रहे हैं, लगभग 1.25 साल का समय। लेते हैं आपके सवाल, और इस कड़ी में पहला सवाल पूछ रहे हैं आनंद, कल्पेश आनंद गुड़गांव से। मयूरेश, उनका सवाल रेमंड पर है और 850 के भाव में उन्होंने खरीदारी कर रखी है। फिलहाल घाटे में है, लेकिन क्या इन्हें और होल्ड करना चाहिए? किस टारगेट के लिए आप रेकमेंड करेंगे? नहीं, जैसे इनका परफॉर्मेंस रहा है, आई थिंक अगर हम रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, मशीनिंग की बात करें, तो परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट रीजनेबल सो फार। आई थिंक इनकी जो लैंड पार्सल है, इस पर डेवलपमेंट्स कैसी होती है, आई थिंक ये भी बहुत अहम होगा। और मैनेजमेंट काफ़ी फोकस्ड है, तो मुझे लगता है आई थिंक जो वॉल्यूम लेड रियलाइजेशन ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स, शर्टिंग हो, अपैरल हो, ब्रांडेड गारमेंट्स हो, वहाँ पे आई थिंक ज़रूर दिखना चाहिए और रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइमलाइंस एंड द हॉराइजन दैट ही हैज, बट अगर लंबे समय के निवेशक हैं तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रांची से अशोक मेहता पूछना चाहते हैं। मुंजाल ऑटो में खरीदारी कर रखी है और इनकी बाइंग प्राइस 60 रुपये 60 पैसे है। कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो पूरा क्षेत्र है, आई थिंक एक स्लोडाउन से गुजर रहा है, और कहीं ना कहीं आई थिंक ऑटो हो या ऑटो एंसिलरीज हो, आई थिंक दे आर फीलिंग द पिंच। नॉर्मलाइजेशन आई थिंक डेफिनेटली होना चाहिए आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, बट तब तक आई थिंक जो एक डबल वैमी हिट लेते हैं ये इन टर्म्स ऑफ स्लो डाउन रियलाइजेशन एंड जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो आई थिंक मार्जिन में पास थ्रू नहीं कर सकते। ये आई थिंक पूरा दबाव बैलेंस शीट पे लाते हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक शायद ये स्टिकी रह सकता है स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। आई थिंक जो वैल्यू पिक के नाम पे दिया था मैंने, आई थिंक एक ऑल्टरनेट चॉइस बिल्कुल हो सकता है निवेशक की। चलिए मयूरेश, इसी के साथ अब शो को समाप्त करने का समय हो गया है। आप डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? कविता जी, जो भी स्टॉक से हमने चर्चा की, मेरी या मेरी फैमिली की कोई होल्डिंग नहीं है, बट ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हों, और जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए आपके चैनल पे वो हमारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। शुक्रिया समय निकाल कर आज दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर तमाम अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।